ओके जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से चीज़ों के साथ। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना फॉर्मली टेक्सचुअल एनालिसिस। ठीक है जी, टेक्सचुअल एनालिसिस क्या चीज़ होती है, हाउ इट फंक्शंस, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा बहुत उन चीज़ों को फर्दर लेवल पे भी आगे लेके चलेंगे। ठीक है, हमारा है 9607 मीडिया स्टडीज़ and we are going to discuss about paper 1 today. ठीक है जी, and this is all about section A. We used to call it media text, or we used to call it textual analysis. ठीक है जी, हम प्रॉपर तरीके से आज टेक्सचुअल एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जी, मीडिया टेक्स्ट जो होता है ना, कोई भी हम जिस मीडिया टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हम जिस टेक्सचुअल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट मूविंग इमेज। दिस इज़ ऑल अबाउट मूविंग इमेज। मूविंग इमेज का मतलब क्या होता है? एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ फिल्म, सही है, कोई सीरीज में से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा, सही है। नॉर्मली दे यूज्ड टू गो फॉर द यूके बेस्ड सीरीज और यूके बेस्ड फिल्म्स, ओके। सो समटाइम दे कैन आल्सो गो फॉर द हॉलीवुड स्टफ, ठीक है। सो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ इन ऑल डायमेंशंस, ओके। सो इफ वी टॉक अबाउट मीडिया टेक्स्ट और मूविंग इमेज, वी यूज्ड टू कॉल इट फिल्म। ठीक है जी, first of all we need to understand media text is made up of technical codes. media text जो होता है हमारे technical codes में से बनकर निकलता है। it means what? First we need to understand that technical codes, the technical codes means camera, sound, edit and mise-en-scene. Actually all these technical codes used to develop our media text. Once we are going to combine all these technical codes, this result into a media text. Whenever we talk about textual analysis, okay, actually our textual analysis is a subjective analysis. Textual analysis is all about a subjective analysis of media text. जो हमारा मीडिया टेक्स्ट होता है, जिसको हम कहते हैं मूविंग इमेज, फिल्म और वीडियो और मूवी, ठीक है। दिस element is a subjective analysis of media text or its technical codes, जो इसके technical codes होते हैं, सही है। First of all we need to understand what is meant by subjective analysis. Subjective analysis means we are going to use language expression. दुनिया में बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है, बट वी आर गोइंग फॉर द सब्जेक्टिव एनालिसिस। वी नीड टू यूज द वर्ड्स एंड लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आउट अवर व्यूज। हमारे अपने व्यूज को एक्सप्रेस आउट करने के लिए हमें इन चीज़ों का लैंग्वेज एक्सप्रेशन का सहारा लेना होगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आती है? आई होप सो। Actually, first of all, we need to understand the whole idea of encoding and decoding. Okay? First of all, we need to understand there is a concept of encoding and decoding. दुनिया में कोई भी एनालिसिस आप करने जा रहे हो, उसके लिए ज़रूरी है, first of all, you need to understand the term encoding
एंड डिकोडिंग। ठीक है जी, चलिए इसको कैपिटल में लिख देते हैं, डिकोडिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए याद रखिएगा, एवरीवन हियर आई नीड योर अटेंशन प्लीज। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इनकोडिंग, इनकोडिंग इज डन बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, encoding is done by the producer. Actually, what is all about encoding? This is all about the assembling of technical codes. Assembling of technical codes. यानी कि जब आप टेक्निकल कोड्स को मिलाते हो, असेंबल करते हो, am I right? तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स यू आर डूइंग इनकोडिंग। यू आर डूइंग व्हाट? यू आर डूइंग इनकोडिंग। आप एक मीडिया टेक्स्ट को इनकोड कर रहे हो। असेंबलिंग ऑफ टेक्निकल कोड्स, इट मीन्स व्हाट? हमने डिफरेंट टेक्निकल कोड्स को मिलाकर क्या बनाना है? इनकोड करके एक मीडिया टेक्स्ट को जनरेट करना है। हम कोडिंग कर रहे होते हैं, हम कोडिंग में क्या करते हैं? हम डिफरेंट कोड्स को मिलाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। एम आई राइट? हम एक्चुअल में मीडिया टेक्स्ट के अंदर होता क्या है? एक स्टोरी और नैरेटिव होता है। सही है, देखो यहाँ पे वापस आता हूँ मैं। सही है कि जो मीडिया टेक्स्ट फिल्म है ये एक स्टोरी लाइन का एक्सप्रेशन है, एक स्टोरी है, कहानी है। ठीक है, एक नैरेटिव है। इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए द प्रोड्यूसर नीड्स टू डू व्हाट? इनकोडिंग करनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर को इनकोडिंग करनी पड़ेगी, उसको डिफरेंट टेक्निकल कोड्स को असेंबल करना पड़ेगा। एम आई राइट? यानी कि वो एक तरफ कुछ कैमरा एंगल्स, शॉट्स, मूवमेंट्स निकालेगा, दूसरी तरफ वो साउंड लेकर आएगा, उस साउंड के बाद कुछ मिजन सीन को कैप्चर करेगा, उसके बाद वो एडिट करेगा उस चीज़ को, और ये तमाम चीज़ों को असेंबल करने के बाद वो एक नैरेटिव को प्रेजेंट करेगा। क्या करेगा बेटा? एक नैरेटिव को प्रेजेंट। नैरेटिव का मतलब क्या होता है? स्टोरी लाइन। तो जब हम बात करते हैं नैरेटिव के हवाले से, इट मीन्स एक्चुअल जो उसका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव तो यही था ना कि मैं एक नैरेटिव अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकूं। एम आई राइट? उसने उस नैरेटिव को पहुंचाने के लिए डिफरेंट टेक्निकल कोड्स का सहारा लिया। ऐसा ही है। एंड आफ्टरवर्ड्स देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ नैरेटिव। एम आई राइट और रॉन्ग? इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ आफ्टरवर्ड्स ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता है, हमारी ऑडियंस तक पहुंचता है। सही है। ऑडियंस जो होती है बेटा वो करती है डिकोडिंग। क्या करती है बेटा? डिकोडिंग। ठीक है, ऑडियंस जो ये डिकोडिंग करती है वी यूज्ड टू कॉल इट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। सही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज होती है, यानी कि इंटरप्रेट किया जाता है कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ठीक है, इंटरप्रिटेशन यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। सही है, वो डिकोड करेंगे उसको। एम आई राइट? एक्चुअली they analyze the meaning of every technical code. The audience used to analyze the meaning of बहुत शुक्रिया बस they analyze the meaning of every टेक्निकल कोड। यानी कि अगर कैमरे के लिए अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे हाई एंगल शॉट की, किसकी बेटा? हाई एंगल शॉट। हाई एंगल शॉट किसी भी चीज़ को किस चीज़ के लिए होता है? अब ये क्या चीज़ थी बेटा? ये इनकोड किया गया। अब उसकी
एग्जाम्पल क्या होती है हमारे पास, इस हाई एंगल शॉट को जब ये डिकोड करने आएगा तो हम कहेंगे ये किसी चीज़ को इन्फीरियर दिखाने के लिए शो किया जा रहा है. द ऑडियंस यूज टू डू द डिकोडिंग ऑफ अ टेक्निकल कोड. ऑडियंस यूज टू डू द डिकोडिंग ऑफ द टेक्निकल कोड, यानी कि ऑडियंस उस चीज़ को डिकोड करेगी. एम आई राइट? ठीक है. अगर बहुत सिंपल सी बात है, इट मीन्स कोई कॉस्ट्यूम साइन है. ठीक है, कोई कॉस्ट्यूम साइन है. ठीक है, एक बंदे ने टर्बन पहना हुआ है. सही है, सिक्स स्टाइल टर्बन पहना हुआ है. दैट शोज देयर एथनिक बिलोंगिंग. सही है, ये जो एथनिक बिलोंगिंग है ये डिकोडिंग है बाय द ऑडियंसेस. एम आई राइट? वो ऑडियंस उसको डिकोड कर रही है. ठीक है, और उस नैरेटिव को डिकोड कर रही है. दूसरी तरफ उसको डिकोड करने से पहले इनकोड कैसे हुआ? वो कॉस्ट्यूम यानी कि मिज़न सीन के एलिमेंट के थ्रू होता है. यहाँ तक बात समझ में आती है. एक्चुअली अवर टेक्सचुअल एनालिसिस is all about to decode a media text. Am I right? The textual analysis is all about our textual analysis textual analysis is a subjective analysis. Is a subjective analysis. The audience used to go for interpretation, subjective interpretation. Audience used to go for subjective interpretation. Am I right? Actually, in textual analysis, we are going for decoding the technical codes. यहाँ तक समझ में आती है बात? सही है. एक्चुअली वी आर डिकोडिंग द टेक्निकल कोड्स. हम टेक्निकल कोड्स को क्या करते हैं बेटा? डिकोड करते हैं. एनी कंफ्यूजन टिल हियर? नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. If you are able to understand the concept of encoding and decoding, then it would be quite easy for you, inshallah, to understand all the concepts related to what? Related to textual analysis. Okay. Our second concept is quite similar with the encoding and decoding. Names थोड़े से परेशान वाले, परेशान नहीं होना है आप लोगों ने. भाई, the first term is denotation सही है and connotation. सही है. डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन का कॉन्सेप्ट आपने समझना बड़ा ज़रूरी है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द टेक्सचुअल एनालिसिस, द होल प्रोसेस रोटेट्स अराउंड द डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन. वर्ड टर्म्स थोड़ी सी टेक्निकल एंड ख़तरनाक लग रही हैं, लेकिन हैं बहुत आसान समझने वाले के लिए. नहीं समझ में आएगा तो सर के ऊपर हो जाएगा, सिर्फ डर लगेगा आपको उसको देख के. सही है. देखो, दुनिया में हर चीज़ की, यानी कि हर चीज़ ना भी कहूँ तो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स, हमारी लैंग्वेज, हमारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हम आसपास अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, ठीक है, उनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं. क्या होते हैं? मल्टीपल मीनिंग्स. जो कह रहा होता है वो समझ रहा होता है, और जो सुन रहा होता है वो भी समझ रहा होता है. सही है. जो एनीथिंग जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मीनिंग, क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट meaning is considered as denotation. Direct meaning is considered as denotation. D for denotation, D for direct meaning. Connotations means contextual meaning. क्या मतलब है बेटा? Contextual meaning. Contextual meaning. C for connotation, C for contextual meaning. जिंदगी में याद कर लो, D for denotation, D for direct meaning, C for connotation, C for contextual meaning. सही है.
if I'm going to say one single word with you, okay, I will definitely visit the bank after this class. I will definitely visit the bank after this class. Which sort of bank I'm talking about? What do you think? A place where to deposit the money? Yeah. Got it? A place. You got to know that I'm going to talk about the place to deposit the money. But there is another meaning of the bank, that is grassy slope. Am I right? Grassy slope is also considered as a bank. But there is a thing which we use to understand the contextual meaning. The producer used to build the denotation and the audience used to build the connotation. Audience क्या करती है बेटा? उसकी connotations बनाती है कि भाई इस चीज़ के ये meaning हो सकते हैं, इस चीज़ के ये meaning हो सकते हैं. समझ रहे हो मेरी बात? So that is all about the connotation. It means contextual meaning. ठीक है? Direct meaning का मतलब होता है what it is. Denotation means what it is. What it is यानी कि क्या चीज़ है. ठीक है? अब वो क्या चीज़ है? Let's suppose रेड फ्लैग मौजूद है हमारे पास. ठीक है? क्या है बेटा हमारे पास? रेड फ्लैग. ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं. रेड फ्लैग मौजूद है मेरे पास. ठीक है? Connotation means what it means for. What it means for. अब देखो, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्रिएट करना थोड़ी सी एक्टिव ऑडियंस का काम होता है. फारिग ऑडियंस कॉन्टेक्चुअल ऑडियंस मीनिंग क्रिएट नहीं कर सकती. उनके समझ में नहीं आता ये हुआ क्या है. सही है? जो एक्टिव ऑडियंस होती है, जिनके पास एबिलिटी टू एनालाइज मीडिया टेक्स्ट होता है, अक्लमंद होते हैं, वो उसके मीनिंग एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. रेड फ्लैग इज अ साइन ऑफ रेवोल्यूशन. Red flag is a sign of revolution. इनकलाब. Am I right? जितने भी मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, feminists also, they are also having the red flags. They just want to show this thing that red sign is a symbol of, red flag is a symbol of revolution. इनकलाब लाने की कोशिश. Got it? So it means जो चीज़ हमें सामने दिख रही है वो डेनोटेशन है. सही है? अब डेनोटेशन हमारे जितने भी टेक्निकल कोड्स होते हैं, हमारे जितने भी टेक्निकल कोड्स होते हैं वो डेनोटेशन में काउंट होंगे. अब जैसे रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग जो है इज अ पार्ट ऑफ मिजन सीन. ये जो है एक मिजन सीन का पार्ट है. अब देखो, एक्चुअल में there are so many contextual factors which may create the contextual meanings. Am I right? ठीक है? There are so many contextual factors. किस circumstances की बात हो रही है, किस environment की बात हो रही है, कहाँ पर ये बात हो रही है, किसका context क्या है. ठीक है? Every technical code has some sort of meaning. Every technical code has some sort of meaning. We used to call that meaning a connotations. It connotes. हम ये वर्ड यूज करेंगे आगे. इट कनोट्स, यानी कि लेट्स सपोज हाई एंगल कनोट्स द इंफीरियरिटी ऑफ अ कैरेक्टर. समझ में आई बात? द होल आइडिया इज रोटेट्स अराउंड कॉनोटेशंस. सो एक्चुअल में हमारे पास ईच एंड एवरी टेक्निकल कोड्स हमें व्हाट वी सी. सही है? अब देखो, व्हाट इट इज, व्हाट वी सी, it's all about denotation. It's all about denotation. There are so many meanings behind what we see. There are so many meanings behind what we see. The contextual meanings are considered as connotations. Clear होगी बात? अब हमारी जो audience होती है, audience build connotation. अब आपको टेक्सचुअल एनालिसिस के एग्जाम में बिठाया गया है, आप ऑडियंस का ही पार्ट हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू बिल्ड द कॉनोटेशंस आउट ऑफ इट.
एग्जाम के अंदर आपने कमेंट्री की और बता दिया कि व्हाट आई एम एबल टू सी, तो एग्जामिनर बोलेगा मेरे पास भी आंखें, तुम्हारा मेरा बटन नहीं है। सही है। यू गॉट 30% मार्क्स जस्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट इट इज। डेनोटेशंस के 30% मार्क्स होते हैं। रिमेनिंग 70% मार्क्स आर बेस्ड ऑन कॉनोटेशंस कि आर यू एबल टू बिल्ड द मीनिंग्स आउट ऑफ इट और नॉट। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड द मीनिंग्स आउट ऑफ इट। आपको मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट आउट करना आना चाहिए। जब तक आपको मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट आउट करना नहीं आएगा उसमें से, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। एक्टिव ऑडियंस जो होती है वो इंटरप्रिटेशंस को क्रिएट करना जानती है। वो ये जानती है कि इस टेक्निकल कोड के क्या मीनिंग हो सकते हैं। सम टाइम हमने जो टेक्निकल कोड्स के मीनिंग्स पढ़े हुए होते हैं वो चेंज भी हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, बट इट्स मोर अबाउट योर IQ टू अंडरस्टैंड के व्हाट इट मीन्स फॉर। एम आई राइट? इफ अ कैरेक्टर इज वेयरिंग अ लग्जरी कॉस्ट्यूम, व्हाट इट शोज स्टेटस सिंबल। एम आई राइट? हमारे पास इफ अ कैरेक्टर इज हैविंग a stick in his hand, what it shows, character is having some sort of disability. सही है? Each and every prop, each and every sound, each and every mise-en-scene is having so many connotations. During the process of whole textual analysis, our major role is all about to do what? Is to analyze the media text and build connotations. Am I right? In textual analysis, we need to establish connotations. Am I right? In textual analysis, we need to establish connotations. I hope the things are fine till now. Whenever we talk about textual analysis, ठीक है? जब हम textual analysis के बारे में बात करते हैं, सही है जी? So हमने क्या कहा आपसे? We used to do subjective analysis. सही है, हम subjective analysis कर रहे होते हैं, ठीक है? और जब हम subjective analysis कर रहे होते हैं, so we need to decode the media context, decode the text and technical codes। हमें टेक्स्ट को डिकोड करते हुए टेक्निकल कोड्स को भी डिकोड करना होता है, सही है? और उसके बाद हम वी नीड टू बिल्ड कॉनोटेशंस अगेंस्ट डेनोटेशंस। यानी कि जो चीज़ हमें दिख रही होती है, हमें उस चीज़ को देखते हुए उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट आउट करना होता है। समझ में आई बात? एंड वी ऑल आर डूइंग सब्जेक्टिव एनालिसिस। इट मीन्स हम एक एस्से राइटिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हम वी यूज्ड टू कॉल इट टेक्निकल एस्से। एक टेक्निकल एस्से लिखते हैं हम, जिसके अंदर जो कुछ हो रहा होता है इसके मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, देखिए टेक्सचुअल एनालिसिस इज ऑल अबाउट अ सब्जेक्टिव एसे, जिसको हम टेक्निकल एसे भी कहते हैं, ठीक है? एंड व्हाट वी आर डूइंग अ सब्जेक्टिव एनालिसिस और डिकोडिंग द नैरेटिव। वी आर डिकोडिंग द नैरेटिव, ठीक है? उसके साथ साथ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बिल्डिंग द कॉनोटेशंस अगेंस्ट द डेनोटेशन। जो चीज़ दिख रही है हम उसके अगेंस्ट में मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट आउट करें कि इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? Any confusion till here? Now we need to move ahead and we need to understand a very basic concept and very important concepts related to textual analysis. Okay, so we are going to understand something about semiotics. Something about semiotics. Semiotics means it's a study of साइंस एंड सिंबल्स। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो जो ए और ए स्टार वाला जो टेक्सचुअल एनालिसिस होता है ना, ठीक है, वो उन बच्चों का होता है जो सेमियोटिक्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं।
Semiotics means the study of signs and symbols. Actually, a good textual analysis always contain a lot of information about the signs and symbols. एक स्टूडेंट था मेरा, उसने एक मैंने क्लिप दिखाया, उसके अंदर उसने उसकी एथनिक रिप्रेजेंटेशन पता है कहाँ से निकाली? गाड़ी की नंबर प्लेट से। कैलिफोर्निया की नंबर प्लेट थी भाई, क्या हो गया है? क्लियर हो रही बात? दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि यार एक छोटी सी चीज कितनी बड़ी मीनिंग एक्सट्रैक्ट आउट कर सकती है। जस्टिफाइबल एलिमेंट है ना। Whenever we are going to study signs and symbols, ठीक है, हमारे पास दो चीजें होती हैं. Number one is signifier and another thing is signifier. Signifier and signified. ठीक है. Signifier is all about denotation, यानी के सिंपल साइन और सिंबल. अब ये जो साइन और सिंबल कुछ ना कुछ सिग्निफाई करेगा, सिग्निफाइड करेगा. क्या करेगा? सिग्निफाइड. ठीक है. द मीनिंग ऑफ साइन and symbol. There must be a meaning of sign and symbol. There could be like a sign of Freemasons, Illuminati. There could be a sign of, अब मैंने कहा था ना, अब वो जो रेड फ्लैग वाली एग्जाम्पल मैंने ऊपर दी थी, रेवोल्यूशन वाली, that's a core example of sign and symbol. What it shows. अब let's suppose black and gold. Black and gold का कलर पैलेट है, am I right? Black and gold का कलर पैलेट है. क्या शो करेगा? This is a symbol of sign and symbol. Actually, we need to extract out meanings out of the sign and symbols. ठीक है? Signified is more about the meanings, extraction of meanings, extracted meanings. Okay, उस चीज के साथ क्या extracted meaning extract out हो रहा है? मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपको इनकोडिंग एंड डिकोडिंग समझ में आ गया, सही है, तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. इनकोडिंग और डिकोडिंग से ही डेनोटेशन कॉनोटेशन क्रिएट होते हैं, उसी के साथ ही सिग्निफायर और सिग्निफाइड होता है. एक्चुअली अ मीडिया टेक्स्ट और नैरेटिव is a home of many signs and symbols. Is a home of many signs and symbols. ठीक है. Let's suppose एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं. एक एक्सपेंसिव पेंटिंग है. क्या है बेटा? एक्सपेंसिव. सही है. एक एक्सपेंसिव पेंटिंग इज अ साइन ऑफ वॉट? इट्स अ साइन ऑफ वेल्थ. इट्स अ साइन ऑफ वेल्थ. इसके अलावा कल्चरल कैपिटल. आपके अपने घर के अंदर कोई अच्छी पेंटिंग लगाते हैं तो हर बंदा जो आता है उसको बताते हो भाई मैंने यहाँ से खरीदी थी पेंटिंग. ठीक है. यूज टू टेल. क्या आप नहीं बताते होंगे, आपके अम्मा अब्बा बता देते होंगे. ठीक है कि भाई ये पेंटिंग है, कॉपी नहीं है. सही. दैट शोज योर कल्चरल कैपिटल, योर वैल्यूज, नॉर्म्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस. एम आई राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स. एक फिल्म के अंदर भी अगर आप ये चीज़ दिखा रहे हो, दैट शोज कि वो कैरेक्टर जो है वो वेल्दी कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो है वो कल्चरल कैपिटल होल्ड करता है अपने पास. समझ में आई बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स. हमने आपसे डिस्कस किया सबसे पहले इनकोडिंग एंड डिकोडिंग. ठीक है. इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन. फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड.
इन तीनों का अगर आप टेक्निकली देखो तो मकसद और कॉन्सेप्ट एक ही तरह से फिल इन होता है, ठीक है। एक चीज़ आपका प्रोड्यूसर डेवलप करेगा और दूसरी चीज़ जो होंगी हमारे ऑडियंस इंटरप्रेट करेंगी। इनकोडिंग इज डन बाय द प्रोड्यूसर, डिकोडिंग इज डन बाय द ऑडियंस, और जो हमारे क्यूट बच्चे टेक्सचर एनालिसिस कर रहे हैं। डेनोटेशन इज डन बाय द, जो चीज़ सामने नज़र आ रही होती है प्रोड्यूसर की जानिब से। कॉनोटेशन अगेन बाय द ऑडियंस। सिग्निफायर जो सामने नज़र आ रहा है गिवन बाय द प्रोड्यूसर, signified is something given by the audience। समझ रहे हैं आप मेरी बात, सही है। This is the most important thing to understand. It means in textual analysis we are decoding, okay, we are creating the connotations and we are going to signify the signs and symbols। मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने टेक्सचर एनालिसिस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रेजेंट कर दिया कि टेक्सचर एनालिसिस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग कॉनोटेशंस, टेक्सचर एनालिसिस इज बिल्डिंग अबाउट डिकोडिंग सच स्टफ, टेक्सचर एनालिसिस इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट द साइंस एंड सिंबल, व्हाई दे एग्जिस्ट एंड व्हाई दे फंक्शन, व्हाट इट मीन्स फॉर। एम आई राइट? यानी कि मैं कह सकता हूँ कि टेक्सचर एनालिसिस इज ऑल अबाउट टू एनालाइज द मीनिंग्स आउट ऑफ इट। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा फर्दर लेवल पे आगे लेके चलता हूं, ठीक है। देखिए, इनकोडिंग और डिकोडिंग की जो थ्योरी थी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, सो अब हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि इन थ्योरीज को किसी ना किसी ने तो प्रेजेंट किया होगा, सही है। हम कहते हैं एवरीवन हियर, हम इसको कहते हैं दिस थ्योरी वाज गिवन बाय Stuart Hall। This is called Stuart Hall theory of encoding and decoding, और उसके साथ ही इनकी लिंक होती है एंड ऑडियंस। ये मैं यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा, मैंने अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाएं। रिसेप्शन मॉडल, ठीक है जी। कॉनोटेशन और डेनोटेशन की जो थ्योरी है, इट वाज गिवन बाय रोलैंड बार्थ्स, बार्थ्स थ्योरी ऑफ डेनोटेशन and connotation। फिर आती है हमारे पास फर्डिनैंड्स थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स, फर्डिनैंड्स थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स। क्लियर हो रही है बात? ये हमारे पास एक्चुअल में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए, इनके पीछे ये थ्योरीज काम कर रही होती हैं। अब हम इन थ्योरीज को फर्दर वन बाय वन डिटेल में आगे स्टडी करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्टुअर्ट्स हॉल थ्योरी ऑफ, दो एलिमेंट्स लिंक्ड हैं इसके साथ, थ्योरी ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। इसके अलावा है ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल, ठीक है जी। स्टुअर्ट हॉल। और अब देखो मेरी बात समझना, स्टुअर्ट हॉल कौन है, पहले तो ये बात समझ लेते हैं। स्टुअर्ट हॉल को हम कहते हैं न्यो मार्क्सिस्ट। ये कौन क्यूट लोग होते हैं? एक्चुअली दीज पीपल आर अगेंस्ट द
क्लास इनइक्वालिटी, ये क्लास इनइक्वालिटी के सोसाइटी में खिलाफ होते हैं। अब जो स्टुअर्ट हॉल ने कहा था, देखो अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट हॉल, मीडिया प्रोड्यूसर्स encode the media message, यानी कि मीडिया प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो मीडिया मैसेज को इनकोड करते हैं। ठीक है, अब ज़रा समझने वाली बात है। ठीक है, समटाइम दे promote or sometime they challenge the dominant ideology। सोसाइटी के अंदर कभी कभी ये लोग प्रमोट करते हैं, कभी कभी ये लोग चैलेंज करते हैं सोसाइटी की डोमिनेंट आइडियोलॉजी। जब मैंने कहा समटाइम दे प्रमोट और समटाइम दे चैलेंज दी डोमिनेंट आइडियोलॉजी, तो इसका मतलब क्या है, इस बात को समझते हैं। सोसाइटी में डोमिनेंट आइडियोलॉजीज क्या हैं? लेट्स सपोज पेट्रियार्की यानी कि मेल डोमिनेंसी, सोसाइटी में एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म यानी कि क्लास इनइक्वालिटी, इसके अलावा सोसाइटी में एग्जिस्टेंस ऑफ एजिज्म, रेसिज्म, सेक्सिज्म, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? सोसाइटी की डोमिनेंट आइडियोलॉजीज। क्या है बेटा? सोसाइटी की इनके मुताबिक मीडिया प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, दे इनकोड द मैसेज, समटाइम दे प्रमोट और समटाइम दे चैलेंज द डोमिनेंट आइडियोलॉजीज। अब जो इनकोडिंग का प्रोसेस है, इनकोडिंग होगी कैसे? वही टेक्निकल कोड्स के थ्रू। समझ में आई बात? अब इधर देखिएगा, एवरीवन हियर आई नीड योर अटेंशन प्लीज। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर मीडिया प्रोड्यूसर्स ने इनकोड किया। अब हमारे पास आएगी ऑडियंस। सही है, हमारे पास दो तरह की ऑडियंस होती है, एक्टिव ऑडियंस होती है बेटा, और एक होती है अल्लाह मियाँ की गाय, जिसको हम कहते हैं पैसिव ऑडियंस। ठीक है, एक्टिव ऑडियंस दे हैव एबिलिटी टू एनालाइज मीडिया टेक्स्ट, उनके पास मीडिया टेक्स्ट को एनालाइज करने की एबिलिटी होती है। पैसिव ऑडियंस जो होती है, दे एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर्स नैरेटिव, यानी कि वो प्रोड्यूसर का नैरेटिव आंखें बंद करके इंसानों की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो कहा जा रहा है बिल्कुल बेहतरीन कहा जा रहा है। एक्टिव ऑडियंस जो होती है वो मीडिया टेक्स्ट को एनालाइज करती है। सही है, अब स्टुअर्ट हॉल के मुताबिक एक्टिव ऑडियंस एनालाइज एंड इंटरप्रेट the media text, analyze and interpret the media text as per their historical, cultural and social background, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपनी अजम्पशंस के हिसाब से वो मीडिया टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। सही है, अब जब वो इस तरह से एनालाइज करेंगे, अब क्या होगा? दे कैन एक्सेप्ट द नैरेटिव
दे कैन एक्सेप्ट द नैरेटिव, जो नैरेटिव दिया जाएगा उसको या तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, दे कैन नेगोशिएट ओवर द नैरेटिव, कि कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, और दे कैन अपोज द नैरेटिव, बिकॉज वो अक्लमंद लोग हैं, उनके पास एबिलिटी टू एनालाइज टेक्स्ट है, वो ये देखेंगे यार ये चीज़ समझ में आती है तो दे विल एक्सेप्ट इट, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट द नैरेटिव, दे विल रिजेक्ट द नैरेटिव। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इसका पहला पार्ट पढ़ाया है जिसको हम इनकोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। इसके बाद हम फर्दर लेवल पर इसके हम फर्दर पार्ट पे जाएंगे विच इज़ ऑल अबाउट द ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और इस पूरे लेक्चर को कॉपी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।